अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैंने सोचा तो ये था कि मैं आपको यहाँ के हालात बताऊँगा जो ख़ासकर कल डेवलपमेंट हुई हैं, जो जॉर्ज फ्लॉयड की मर्डर के बाद जो तहरीक यहाँ उठी है, उसके बाद जो यहाँ पर हो रहा है कि कन्फेडरल अमेरिका जो एक सिंबॉलिक अमेरिका था, जो उसकी पुरानी निशानियाँ थीं, उन्हें कैसे ढाया जा रहा है और उसके बाद रियासतें अपने तौर पे कैसे उनके गैर कानूनी करार देने के लिए बिल्स ला रही हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने कैसे अपने पुराने हीरो वुडरो विल्सन जो साबिक सदर भी थे, जो वाइटिस्ट थे, जो रेसिस्ट थे बहुत बड़े, और स्लेवरी के हवाले से उनका एक बड़ा रोल रहा है, उस पर गुफ्तगू करूँगा। मगर रात गए अचानक पता चला कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। सबसे पहले तो देखें, दहशतगर्दी वो कराची में हो, वो तल अबीब में हो, वो न्यूयॉर्क में हो, वो वाशिंगटन में हो, वो तेहरान में हो, काबुल में हो, कहीं भी हो, वो दहशतगर्दी है, या दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, सबकी मजम्मत होनी चाहिए और शदीद अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए कि इंसानी जाने हैं। मेरा भाई जैसे मेरा भाई है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बीवी, वो भी इंसान है। जैसे मेरी फीलिंग्स हैं, उनकी भी फीलिंग्स होंगी, और इंसानों की इंसानों से मोहब्बत की फीलिंग एक जैसी ही होती हैं। मैं नफ़रतों का जिक्र नहीं कर रहा। बहुत दुख की बात थी कि बेचारे गार्ड जिनकी तनख्वाह 15,000 भी नहीं होगी, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मारे गए। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर मारा गया और वो चारों भी मारे गए। मगर इसके साथ एक दुख की बात ये भी है कि डायरेक्ट हम, ठीक है, रा ने ही फंडिंग की होगी, रा ने ही उसका सारा नक्शा तैयार किया होगा, प्रोजेक्ट लगाया होगा, प्लानिंग की होगी, स्ट्रेटजी बनाई होगी, सब कुछ उसी ने किया होगा। मगर लोग कौन इस्तेमाल हुए? वो हम थे, हमारे ही भाई थे, कोई हमारे ही घरों के लोग थे, 25-25, 30-30 साल के लोग, और हम कहते ये रहे कि इंडिया ने किया। बिल्कुल इंडिया ने ही किया, माने लेते हैं। मगर जो इस्तेमाल हुए, उन्होंने क्यों इस्तेमाल हुए? क्या कोई अपनी पैसों की खातिर अपनी जान भी देता है? जान नज़रिया लेता है और कोई नहीं। पैसे जान नहीं ले सकते। तो पाकिस्तानी मीडिया किस हद तक मजबूर है, सियासतदान हमारे कितने मजबूर हैं कि कोई एक भी ये नहीं कह सका कि ये BLA कौन है, इसके क्या इश्यूज़ हैं। कब तक हम एक दूसरे को मारते रहेंगे? कभी जिहाद के नाम पे, तो कभी फसाद के नाम पे, तो कभी बगावत हो रही है ज़मीन के नाम पर, हुकूक के नाम पर, वसाइल के नाम पर। खुदा के लिए इसे एड्रेस कीजिए। ये ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। पूरे 72 साल इसी खून से रंगीन है मुकम्मल तौर पर। कौमें ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर आप अपने इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, टेबल पर नहीं बैठेंगे, लो और दो स्वाप नहीं करेंगे, तो मसाइल ज़िंदगी के हल नहीं हो सकते। मुझे इतना दुख हुआ कि किसी एक टेलीविज़न ने ये नहीं बताया कि ये कौन लड़के थे, कहाँ से आए थे। सिर्फ इतना कहा गया कि गाड़ी कराची से ख़रीदी, हब के रास्ते आए थे, और एक मौके पर सिर्फ एक लफ्ज़ एक बार दोहराया गया। उसके बाद उस पर भी पाबंदी हो गई कि बलोच था लड़का, पहला सलमान, जिसका नाम टोटल एक का नाम बताया गया। और फिर दिलचस्प बात यह है कि मुसलसल कहा जा रहा है कि पुलिस और जो प्राइवेट गार्ड थे उन्होंने मुकाबला किया। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो DG रेंजर कराची सबसे आगे बैठे थे और सारा क्रेडिट उन्होंने ऐसे जाहिर किया कि जैसे सब काम उन्होंने किया। खौफ से आप जाहिर तो जीत सकते हैं, बातें नहीं जीत सकते। ये पॉसिबल नहीं है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आपके अपने ही लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। खुदा के लिए इसे एड्रेस कीजिए। मैं एक दर्दमंद पाकिस्तानी
आबाई वतन मेरा पाकिस्तानी है, दर्दमंद पाकिस्तानी के तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसे एड्रेस कीजिए। आपकी सूरत हाल ये है कि अकबर बुगटी गद्दार था, उसे मार दिया गया, मगर चंद साल बाद आपने अकबर बुगटी के नाम से ट्रेन चला दी। कन्फ्यूजन है आपका, आप मुंतशिर जहन के साथ जिंदा हैं। आप तय कर लें कि अकबर बुगटी गद्दार था या मुहिब वतन था। अगर वो गद्दार था, जैसा कि आपने मुशर्रफ के दौर में शोर मचाया, उसे 85 साल के 86 साल के बूढ़े को आपने मारा और उसमें यह भी बताया कि आप हमारे कुछ फौजी भी साथ में वहाँ मरे, मगर उसके बाद आपने उसके नाम की ट्रेन चला दी, तो साबित हुआ कि आप गलत थे और आप हमेशा गलत रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही बलोच बगावत को अगर ख़त्म करना है, हिंदुस्तान का रास्ता रोकना है, तो अपने लोगों के साथ बैठिए, उन्हें सुनिए, गौर कीजिए। वो गवादर जहाँ पर आप कहते हैं कि चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियाँ छूने जा रहा है और खुशहाली हमारे दरवाजे पर खड़ी है, वहाँ के MNA को सुना है कभी असलम भूटानी क्या कहता है? गौर कीजिएगा उसकी गुफ्तगू पर। वो दबे लफ्ज़ों में, डरे लफ्ज़ों में आपको कैसे मुखातिब करता है और क्या कहता है। अख्तर मैंगल क्या कहता है। आप बातें कुछ भी कर लें, मगर सच्चाई छुपेगी नहीं। आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं रहा। ये ग्लोबल विलेज है। अगर मैं 11,000 किलोमीटर दूर बैठकर ये फील कर सकता हूँ, तो वहाँ रहने वाले मुझसे हज़ारों गुना ज़्यादा फील कर रहे होंगे। आप मशरक़ी पाकिस्तान के मौके पर भी यही बातें करते थे, मगर तारीख़ ने ये बताया, वक्त ने ये हमें समझाया कि आप गलत थे। आज पूरी दुनिया में आपका तमाशा लगा हुआ है। मैं इसके साथ ही देखें, मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ। हो सकता है मैं ना हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ, मैं अपने ज़मीर के साथ सोता हूँ, मुझे अपने आप को जवाब देना होता है। तो मैं इमरान खान का कोई ज़ाती खुदा न खास्ता दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं नवाज शरीफ का ज़ाती दुश्मन हूँ या उनका दोस्त हूँ या जरदारी का या अल्ताफ़ हुसैन का, किसी का भी नहीं। मैं जो समझता हूँ बयान करता हूँ। कल इस मीडिया की बेबसी देखें जो आज भी मैंने देखी कि सलीम साफ़ी नए वज़ीर इत्तलात जो हैं शिबली फराज, जिनके नाम के साथ उनके बाप का नाम जुड़ा है, वो शर्म आती है कि वो अहमद फराज के बेटे हैं। वो फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान स्टेटस को तोड़ने आई है। मतलब बखुदा बता रहा हूँ, जब ये जुमला कहा उस वक्त भी हंसी निकल गई थी। तो मुझे उस पर एक लतीफ़ा याद आया कि एक 4 बच्चों के फैमिली में उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। तो जो मर्द था उसने एक 4 बच्चों की माँ से शादी कर ली। जब शादी कर ली तो उनसे भी 4 बच्चे पैदा हो गए। तो एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन किया और कहा कि वो देखें, आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा, फिर मेरे बच्चों ने हमारे बच्चों को मारा, और फिर हमारे बच्चों ने हम दोनों के बच्चों को मारा। तो हफीज़ शेर मुशर्रफ के कर्जे जरदारी दौर में वापस कर रहा था, जरदारी दौर के कर्जे अब इमरान खान के दौर में वापस कर रहा है, और ये कहते हैं कि ये स्टेटस को तोड़ने आए हैं। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को, तो लिहाज भी नहीं आता। मगर मीडिया की मजबूरी देखें कि सलीम साफ़ी जैसा ज़ेरी साफ़ी खामोशी से हूँ कर रहा है, कि जैसे आज हामिद मीर जैसा बर्जस्ता बोलने वाला, उससे शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि आप तो टैक्स के ख़िलाफ़ थे इमरान खान साहब, तो आपने टैक्स लगा दिया और टैक्स फ्री बजट बताते। उसने कहा हमने कोई टैक्स नहीं लगाया और ये टैक्स नहीं है, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि टैक्स लगाया आपने। सिर्फ 19% से उठा के लेवी जो है 30% कर दी और मुख्तलिफ टैक्स, टोटल सब टैक्स बता रहे हैं। मगर हम अमीर ये कह के चुप हो गए कि खैर मैं आपसे आर्गूमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आर्गूमेंट की इजाज़त नहीं है। वो जो कहा जाता था कि चाइनीज़ तर्ज का मीडिया जो है ये लेकर आएंगे, ये चाइनीज़ तर्ज का मीडिया लेकर आ चुके हैं। अब सब अच्छा है, अच्छा की ख़बरें हैं कि बजट भी टैक्स फ्री है, दहशत गर्दी भी हिंदुस्तान करवा रहा है,
اور کوئی یہ سوال نہیں پوچھ سکتا، نہ یہ سوال سوچنے کی اجازت ہے کہ وہ دہشت گرد بھی کیا انڈین تھے۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے امریکہ میں دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان بھی جن ملکوں کا ذکر ہے ان میں پاکستان کے بارے میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی زیادہ کام نہیں کر رہے اور ان کے اب بھی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک دوست تو آج جو کہہ رہے تھے وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں اسے بیان کروں نہ کروں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں کو جن پولیس والوں نے اور گارڈ نے دروازے پہ مارا اسٹاک ایکسچینج کے، کہیں جن کے وہ ایسٹ تھے وہ خدا نخواستہ ان پولیس والوں کے خاندانوں کو کوئی بڑے مظالم نہ کریں۔ دیکھیں، جب تک آپ سچائی کو فیس نہیں کریں گے اور اسے ایڈریس نہیں کریں گے، زندگی کبھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتی۔ فرد کی نہیں جاتی، خاندان کی نہیں جاتی تو قوم کی کیسے جا سکتی ہے؟ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پلیز معاشرے میں انصاف قائم کیجئے، قانون کی بالادستی قائم کیجئے، میرٹ انصاف جسے کہتے ہیں، مساوات جسے کہتے ہیں، اسے قائم کیجئے۔ اگر آپ نے یہ ملک بچانا ہے، اگر یہ ملک آپ نے چلانا ہے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا بہت برا حال ہوگا، آپ کا دنیا میں تماشا لگے گا۔ ہماری عادت ہے انسانوں کی کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اسے ڈائریکٹ براہ راست تسلیم کرنے کے بجائے اس کی ریزننگ شروع کر دیتے ہیں، مگر دیکھنے والے، سننے والے اس ریزننگ کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہم چینج نہیں کر پاتے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں اور نئے جہان آباد کریں، نئی دنیا آباد کریں جو امن کی ہو، سلامتی کی ہو، خوشحالی کی ہو، ترقی کی ہو، بھائی چارے کی ہو۔ جب تک عام پاکستانی یہ نہیں سمجھے گا، جب تک وہ بیان کیا جاتا ہے ریاست کی طرف سے اسے تسلیم کرتا رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور ریاست کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کے تھاٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ ہی کو رول ادا کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کریں گے، سلامتی اور امن کا پیغام دیتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، آئیے مل کر سدھاریں۔ بلوچستان کے لوگ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ افغانستان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں۔ خدا را ان سے بات کیجئے، پلیز ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے غائب شدہ لوگوں کو واپس کیجئے، ٹیبل پر بیٹھیے، لے اور دے سے معاملہ طے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ طے ہی کر رکھا ہے کہ سارے وسائل غصب کر لینے ہیں دوسروں کے اور مار مار کے بھرتا بنا کر ہم نے ہندوستان کو مورد الزام ٹھہراتے رہنا ہے، تو جائیے کیجئے۔ یہ درست ہے کہ انڈیا آپ سے فائدہ اٹھاتا رہے گا آپ کے حالات سے، مگر لوگ ہمارے ہی استعمال ہوتے ہیں، ہمیں صرف یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔